भी वक्त है, वक्त ना बर्बाद कर, खींच ले तीर कमान लक्ष्य पे वार कर। नमस्कार साथियों, मैं आपका सौरभ तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस कलयुग में इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इवन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंग्लिश का अपने आप में वेटेज बहुत ज्यादा होता है। इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बहुत ही उम्दा टॉपिक, जिसे शास्त्रों में प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। जितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं उतने ही प्रकार के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन होती क्या है। ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है, वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आपके सामने मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आस्था अच्छी लड़की है, आस्था स्कूल जाती है, आस्था के पास बाइसिकल है। मैंने यहां पे 3 सेंटेंस बोला और तीनों सेंटेंस के प्रारंभ में मैंने आस्था 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 का जिक्र किया। तो होता क्या है कि ये जो नाउन है आस्था, वो बार बार आकर के सेंटेंस की ब्यूटी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता है और बोलने में भी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसी आस्था, 2 बार जो मैंने आस्था का प्रयोग किया अंतिम में, उस आस्था को रिप्लेस करने के लिए जिस वर्ड का मैं प्रयोग करूंगा वही मेरा प्रोनाउन कहलाएगा। तो मैं सेंटेंस बोल सकता हूं, आस्था एक अच्छी लड़की है, वह स्कूल जाती है, उसके पास बाइसिकल है। तो ये हुई आपकी सर्वनाम की डेफिनेशन। दोस्तों, यदि हम इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो आइए होता क्या है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने एक परिभाषा लिख रहा हूं प्रोनाउन की, अ वर्ड which replaces a noun। आखिर ये नाउन को रिप्लेस क्यों करता है? टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। आखिर उसकी रिपीटेशन को ये क्या कर दे? अवॉइड कर दे। दोस्तों, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जिक्र करूंगा पर्सनल प्रोनाउन का। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, इसकी यदि डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो ये रिफर करता है, रेफर्स अ पर्सन। आखिर ये पर्सन क्या होता है, इसको हम आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इधर मैंने आपके सामने लिखा आई, माई, मी, वी, our, us, you, your, you। आगे मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं, he, his, him, she, her, her, its, it, its, it, they, their, them। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है खूबसूरत सा, इसको समझने की कोशिश की है। मैं आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हूं, ये पूरे के पूरे हमारे सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जो मध्य में लिखा हुआ है ये हमारे पजेसिव केस कहलाते हैं। पजेसिव का मतलब क्या होता है, आगे जाकर के समझ आएगा। इसमें जो मैंने वर्ड लिखा हूं आपके सामने, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है आपका, ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, वे हमारे ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। इसमें आपके सामने मैंने कुछ वर्ड लिखा हूं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। आइए समझते हैं इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। चलिए, थोड़ी सी मैं गुफ्तगू फरमाना चाहूंगा और आपके सामने मैं कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो आई है, यहां पे क्या लिखा हुआ? आई। तो ये जो आई होता है, हमेशा इसके बाद हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन 2 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें याद रखिएगा, हम इसके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। आपके सामने लिखा है वी। वी अपने आप में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता है। इसके साथ हम हमेशा क्या लेकर के चलते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये होता क्या है, आगे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। यू अपने आप में सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, हमेशा ही अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता है।
क्या लेकर के चलता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये ही लिखा हुआ है, ही के साथ हमेशा हम मस्कुलिन के लिए यूज करते हैं, मतलब मेल रिप्रेजेंटेटर के लिए, और हमेशा हम इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। उसी प्रकार से सी फेमिनाइन के लिए यूज होता है, फीमेल जेंडर के लिए, और इसके बाद हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। उसी प्रकार से इसका यूज कहां होता है आगे जाकर के समझेंगे। ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता है। उसी प्रकार से लास्ट में लिखा हुआ है आपके सामने दे। दे अपने साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता है। चलिए आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप बताइए मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, तो आप बोलेंगे सर आई। क्या यूज करूंगा? आई। मैं दूसरा सेंटेंस आपके सामने बोलूं, हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम जो मैंने आपके सामने बोला हम, तो आप बताइए इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, तो आप बोलेंगे क्या यूज करेंगे? वी। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने लिए आई का भी प्रयोग कर सक रहा हूं और वी का भी प्रयोग कर सक रहा हूं। मतलब क्या हुआ, ये जो आई और वी होते हैं हमेशा ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कौन से पर्सन कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? आई और वी। तो ये कायदे से हमारे स्पीकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पीकर, मतलब बोलना, वक्ता। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं आप पढ़ रहे हो, और दूसरा सेंटेंस बोलूं आप सभी पढ़ रहे हो, तो इसमें बताइए मैं आपके लिए क्या यूज करूंगा, तो आप बोलेंगे यू। तो यू अपने आप में सिंगुलर भी होता है और अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। इसलिए हम यू को सेकंड पर्सन के नाम से जानते हैं। हमेशा अपने आप में क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। उसी प्रकार से मैं आपके सामने बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगला जो व्यक्ति है वहां पे बैठा है जो सुन रहा है, वो अपने इस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं, वो अलग पर्सन हो गया। तो ये जो अलग पर्सन होते हैं ये हमारे ही, सी, इट, दे कहलाते हैं। इसलिए हम इसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये हमारा स्पीकर हुआ, और मैं बात कर रहा था आपकी, तो आप कौन हुए यहाँ पे? लिसनर हुए। क्या हुए? लिसनर, मतलब सुनने वाले। और यहाँ पे जो अपने सामने चार वर्ड लिखे ही, सी, इट, दे, ये पूरे के पूरे हमारे नॉन एक्टिव पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं माय डियर? नॉन एक्टिव पर्सन, जो हमारे इस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो पर्सनल प्रोनाउन की मैंने डेफिनेशन लिखा था, रिफर्स अ पर्सन। तो ये पर्सन क्या है? स्पीकर, लिसनर, और ये हमारे नॉन एक्टिव पर्सन। चलिए यहां तक की बातों को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपके सामने कुछ चंद सेंटेंस पेश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर एग्जाम में किस प्रकार से हमको एरर डिटेक्शन करने के लिए दिए जाते हैं। प्लीज टेक अ टाइम एंड मस्ट सी। दोस्तों आपने यहां तक के समझने की कोशिश किया कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस होते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आई अपने आप में सिंगुलर, आई का प्लूरल वी, यू अपने आप में सिंगुलर और यू अपने आप में प्लूरल। उसी प्रकार से ही, सी, इट, ये तीनों वर्ड के जो प्लूरल होते हैं वे हमारे दे कहलाते हैं। आइए दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हूं, इन सेंटेंस को हम आगे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इनमें एरर दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे गए थे और पूछने की पूर्ण संभावना है। ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं या नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो वर्ब होती है, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया के पहले हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं और वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। कहीं पर भी यदि वर्ब दिखी आपको तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। पहला सेंटेंस देखिएगा आप यहाँ पे, आई थिंक दैट, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है आई थिंक दैट हर कॉल्ड मी। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक अपने आप में वर्ब है, तो थिंक के पहले क्या लिखा हुआ? आई। मतलब ये आई किस कैटेगरी में? तो हमारा सब्जेक्टिव केस। ये तो सही है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कॉल्ड। कॉल्ड अपने आप में क्या है? वर्ब है, बुलाना। ठीक है, तो यहां पे ये दिख रहा है मेरा क्या? वर्ब। और वर्ब के पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे हर कहना कायदे से गलत है। यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। आपको मैंने चार्ट में बताया था सी। क्या बताया था मैंने आपको? सी। तो सेंटेंस हुआ मेरा आई थिंक दैट सी कॉल्ड मी।
और यहाँ पे कॉल्ड के बाद ये मी अपने आप में सही है, क्योंकि ये किस केस में लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। यदि धोखे से यहाँ पे आई रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते मी, लेकिन अपने आप में मी सही जगह लिखा हुआ है। चलिए सेकंड सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। द टीचर स्कोल्डेड ही। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो स्कोल्डेड लिखा है इसका मतलब होता है डांटना। तो ये हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो मुझे बताइए ही का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। बोलिए बोलिए। हाँ, हिम। क्या होता है, हिम। तो सेंटेंस हुआ मेरा द टीचर स्कोल्डेड हिम। थर्ड सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है ऑफ दे मुंबई इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा प्रीपोजिशन, क्या लिखा मैंने आपके सामने, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस। ओसी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। कहीं पर भी आपको किसी भी सेंटेंस में यदि प्रीपोजिशन नजर आ गई तो हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस लिखा है ऑफ दे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ऑफ लिखा है, ऑफ अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दे अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पर दे नहीं होकर के हमारा क्या होगा, देम होगा। क्या होगा माय डियर, देम। तो ऑफ देम मुंबई इज वेरी कॉस्टली। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ सेंटेंस टू आई द कार इज नाइस। तो आप देख पा रहे होंगे टू अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा, मी। क्या होगा, मी। टू मी द कार इज नाइस। चलिए अगला पांचवा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है बिटवीन सी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। समझने की कोशिश करते हैं। बिटवीन अपने आप में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो सी अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, हर। और ये एंड के बाद मी अपने आप में सही लिखा हुआ है। तो सेंटेंस हुआ मेरा बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। चलिए छठवां सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही लाइक आई हैड डन बीई। बी का मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं और आप यहाँ पे फोकस रखिएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने लाइक। क्या लिखा हुआ माय डियर, लाइक। तो मुझे बताइए लाइक का मतलब क्या होता है। यहां पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है लाइक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइक। आखिर ये हमारी प्रीपोजिशन है या वर्ब है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड देखने में कुछ और होते हैं लेकिन उनका यूज कुछ और तरीके से किया जाता है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं लाइक की जगह लाइक्स लिखने की कोशिश करूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दायरे से गुजर रहे हैं। यदि ये लाइक्स को मैं वर्ब की तरह यूज कर रहा हूं, किसकी तरह यूज कर रहा हूं, वर्ब की तरह, तो मुझे बताइए लाइक्स के बाद ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब क्या कर रही है। क्योंकि कभी भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आता है। यदि मैं इसको वर्ब की तरह यूज करूं तो यहाँ पे सेंटेंस की अरेंजमेंट मेरी गलत दी गई है। मतलब ये लाइक यहाँ वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है। मतलब ये लाइक क्या है, अपने आप में प्रीपोजिशन है। क्या है माय डियर, अपने आप में प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे आई नहीं होगा माय डियर, यहाँ पे क्या होगा, मी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे तो बात मेरी फारिग हुई, लेकिन यहाँ पे जो हेड यूज हुआ है ये मेरा ही की वजह से हुआ है। तो मेरा आंसर हुआ ही लाइक मी हैड डन बीई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए यदि समझ नहीं आया होगा तो मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा यहाँ पे सातवां जो सेंटेंस लिखा है मेरे सामने, ये लिखा है नव्या एक्सपेक्ट दे आर अलाउड टू गो। समझने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस को, आखिर हो क्या रहा है। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप देख पा रहे होंगे एक्सेप्ट, सेम ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्ट अपने आप में क्या हो गई, प्रीपोजिशन है। ये वर्ब नहीं है। क्यों वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये हमारी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, मेन वर्ब। तो याद रखना माय डियर, कभी भी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब ये एक्सेप्ट हमारी क्या है, यहाँ पे मेरी प्रीपोजिशन है। और मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस।
तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। क्या होता है माय डियर, देम। तो अब यहाँ पे जो देम यूज हुआ, देम एक्सेप्ट के साथ यूज हुआ, और यहाँ पे जो आर रोल प्ले कर रहा है वो देम के रिकॉर्डिंग नहीं है, वो किसके रिकॉर्डिंग है, नव्या। और नव्या को आप देख पा रहे होंगे अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो मेरा सेंटेंस हुआ नव्या एक्सेप्ट देम इज अलाउड टू गो। चलिए मैं इस सेंटेंस को फिर से यहां पर लिख के बताता हूं आपके सामने। मैंने आपके सामने लिखा नव्या एक्सेप्ट देम इज अलाउड टू गो। ध्यान दीजिएगा यहां पे, ठीक है। यहां पे आप इस सेंटेंस, ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट देम, ये प्रीपोजिशन है, इसको आप आखिरी में भी यूज करो। तो बताइए मुझे पढ़ के क्या होगा, नव्या इज अलाउड टू गो एक्सेप्ट देम। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आप चाहे सेंटेंस के प्रारंभ में रखो, सेंटेंस के मध्य में रखो, या सेंटेंस के एंड में रखो, सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। तो मैं सेंटेंस बोल सकता हूं नव्या इज अलाउड टू गो एक्सेप्ट देम, मतलब जाने की इजाजत किसको है, नव्या को। इजाजत किसे नहीं है, देम को। ठीक है। तो मेरा जो ये सेंटेंस होगा नव्या एक्सेप्ट देम इज अलाउड टू गो। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। 8वां सेंटेंस आपके सामने लिखा है आई एंड नॉट ही आर गिवन द चांस। समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो एंड नॉट दिया गया है ये भी अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है अपने आप में, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि एंड नॉट का मतलब ये होता है एक्सेप्ट के अलावा। ठीक है, तो एंड नॉट अपने आप में प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं माय डियर, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैंने आपको बताया हिम होता है। तो ये हिम आर की वजह से हिम यूज नहीं हुआ है, ये जो आर यूज हुआ है ये हमारा आई की वजह से हुआ है। तो आई हमारा क्या है अपने आप में, आई के बाद ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम आर का प्रयोग नहीं करते, हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो मेरा सेंटेंस हुआ आई एंड नॉट हिम एम गिवन द चांस। ठीक है, मतलब चांस किसे दिया गया, मुझे। किसे नहीं दिया गया, हिम को। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिससे अपन गुजर रहे थे। तो हमको एक चीज समझ आई, जो प्रीपोजिशन होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है हमारी, नेगेटिव भी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव प्रीपोजिशन कौन कौन सी हम यूज करते हैं। तो इसके लिए आपके सामने मैं लिस्ट बनाना चाहूंगा, लाइक, विद, टुगेदर विद, along with, एटसेट्रा। ये हमारी पूरी की पूरी पॉजिटिव प्रीपोजिशन है, एग्जाम में पूछी गई थी। उसी प्रकार से मैं यदि नेगेटिव प्रीपोजिशन की बात करूं तो लाइक का अपोजिट अनलाइक, विद का अपोजिट विदाउट। उसी प्रकार से यदि मैं देखने चलूं तो नेगेटिव में हम बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पे आप देखे होंगे एंड नॉट, ये भी अपने में अपने क्या है, नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम प्रीपोजिशन पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 1, सॉरी प्रोनाउन का पार्ट नंबर 1। आई होप आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। यदि आप नहीं सुन रहे होंगे तो आप ध्यानपूर्वक 1-2 बार वीडियो को देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज का वक्त हो चुका है विदाई लेने का आपसे, और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 के साथ। तो आप सभी को तब तक के लिए मेरा प्यार भरा राधे राधे। थैंक यू।